In our economics we have total 10 topics. I hope आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टोटल 10 टॉपिक. From where we have completed, जहां से हमने कंप्लीट किया अभी तक. टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. Then we have completed utility analysis. Recently we have done demand analysis and elasticity of demand. टॉपिक नंबर 3 को A और B कैटेगराइज किया गया as a demand analysis and elasticity of demand, which is very important topic. अगर कोई मुझे पूछे ना सर इस पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज कौन से टॉपिक को रहेगा, तो मैं बोल देता हूँ टॉपिक नंबर 3, A और B दोनों अच्छे से कंप्लीट करो. A और B दोनों अच्छे से कंप्लीट करो तो आपका मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स यहां से आ जाता है. ठीक है, तो नाउ टुडे विल गोइंग टू डील विद दिस नंबर 4, सप्लाई एनालिसिस. उसके बाद अपने 6 टॉपिक रह जाते हैं. और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए फॉर योर बैच पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर एवरी ईयर. आप लोग कोविड एरा में जी रहे, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस अवॉइड कर दिए गए. लेकिन वो क्वेश्चन अगर कोई दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होता है ना, तो फिर हमको एक्सप्लेन करना ही पड़ता है बच्चों. वी कांट इग्नोर दैट. ठीक है, चल अब स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग सप्लाई एनालिसिस. मैं कुछ समझाता हूं बच्चों, ध्यान देना जरा. सर ये सप्लाई टॉपिक जो है ना, ये बिल्कुल डिमांड की तरह है. सिर्फ फर्क क्या है मालूम है? डिमांड टॉपिक तो वी ट्रीटेड अवरसेल्फ दैट वी आर कंज्यूमर. हमने ट्रीट किया कि हम कौन है, कंज्यूमर है. बट व्हेन विल एंटर इन टॉपिक सप्लाई, तो अपने आप को प्रोड्यूसर समझो. सो प्रोड्यूसर कौन? हु कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. प्रोड्यूसर कौन? हु कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड देन व्हाटएवर ही प्रोड्यूस्ड उसको आउटपुट कहते हैं. फिर से सुनना. With the help of factors of production, इकोनॉमिक्स में रॉ मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप सबको याद आ रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं बच्चों? 4. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. फिर से सुनना, हमेशा याद रखना. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सब लोग रिपीट करेंगे. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मदद से जो प्रोडक्शन बनता है, फिनिश गुड्स बनता है, उसको आउटपुट कहते हैं. बच्चों हर प्रोड्यूसर आउटपुट को पहले स्टोर करता है टिल इट इज डिमांडेड इन मार्केट. जब तक उसका मार्केट से डिमांड नहीं आता है ना, प्रोड्यूसर उसको मार्केट में गोडाउन में स्टोर करता है. दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक. उसको कहते हैं स्टॉक. पहले आउटपुट यूनिट्स है, उसको मैंने गोडाउन में संभाल के रखा जब तक उसका डिमांड नहीं आता है. देन जिस दिन मुझे ऑफर करना होगा बेचने के लिए, तो उस दिन मैं उसका सप्लाई करूंगा. इज इट क्लियर? एक बात ध्यान देना, डिमांड वी हैव लर्नड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, सप्लाई विल गोइंग टू डील विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर. क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं. सप्लाई एनालिसिस टॉपिक को नाम है सप्लाई एनालिसिस. इन इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. क्या लिखा है देखो. स्टडी ऑफ सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट एज अ स्टडी ऑफ डिमांड. अभी तो बोला ना सर, आपने समझाया हमको, जितना इंपॉर्टेंट डिमांड है उतना ही इंपॉर्टेंट सप्लाई भी. उसके बाद सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट that describes total amount of specific goods or services that is available to a seller. I said that you have to deal with point of view of seller. आपके पास goods है, आपके पास सर्विस है, आप रेडी रखे हो कंज्यूमर को देने के लिए, उसको कहते हैं सप्लाई. Total amount of goods or services available for sale at any specified price is known as supply. Last वाला लाइन फिर से सुनना. कोई भी आपको सप्लाई का मीनिंग पूछे तो यही बताना क्या? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. बोलो फिर से सब लोग. टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज
अवेलेबल, सेलर के पास है, अवेलेबल किसके लिए? फॉर सेल एट एनी स्पेसिफाइड प्राइस। ये बोलना जरूरी है, फ्री में नहीं देगा वो, फ्री में नहीं देगा वो, एट एनी स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज सप्लाई। फिर से रिपीट करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज सप्लाई। क्लियर? चलो, नाउ आउटपुट क्या होता है, टोटल आउटपुट क्या होता है? जस्ट ओनली आई हैव टोल्ड यू सर, प्रोड्यूसर क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है, मतलब रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेबर, आपने जो 4 फैक्टर्स बोले ना, उसको लेता है, उनके मदद से ही कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा देखो, आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सही बात है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो बनता है वो आउटपुट है। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बनाया एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। बच्चों, इकोनॉमी मतलब नेशन। प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कंजम्पशन कहां से होगा? In the process of production, inputs are converted into output or final goods. आपने पहले बोल दिया सर, प्रोडक्शन प्रोसेस किसको कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस किसको कहते हैं? A process where we converts inputs मतलब 4 factors, land, labor, capital, enterprise, we converts into output, final goods. इसी को क्या कहते हैं? वो जो गुड्स बन गया ना, क्वांटिटी आ गया ना, उसको कहते हैं टोटल आउटपुट। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। बच्चों, स्टॉक मतलब गोडाउन में रखा हुआ माल, सप्लाई मतलब दुकान के बाहर रखा हुआ माल। क्या फर्क है सर दोनों में? What is the difference between goods which are in warehouse and goods which are at retail shop? क्या फर्क है दोनों में? सर, जो गोडाउन में रखा हुआ माल है ना, वो स्टॉक है, वो अभी बेचने को निकाला नहीं। बट रिटेल शॉप में रखा हुआ जो गुड्स है, मतलब वी हैव ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। स्टॉक फंड कॉन्सेप्ट है, रुका हुआ कॉन्सेप्ट है। सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है। फिर से सुनना, क्या बोला मैंने? स्टॉक इज अ फंड कॉन्सेप्ट, रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है। किसी ने पूछा, सर स्टॉक और सप्लाई में हमेशा बड़ा कौन रहता है? स्टॉक बड़ा रहता है ना भाई। कौन बड़ा रहेगा? स्टॉक। फिर से सुनना, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से आउटपुट आता है, आउटपुट स्टॉक में जाता है, और स्टॉक से सप्लाई होता है। फिर से सुनना, आप चाहे तो किधर लिख लो नोटबुक में। सबसे पहले कौन सा होता है प्रोसेस? प्रोडक्शन प्रोसेस दैट हेल्प्स टू गेट आउटपुट। आउटपुट से रिजल्ट क्या आता है? स्टॉक। फिर स्टॉक से रिजल्ट क्या आता है? सप्लाई। अगर कोई पूछे स्टॉक इज अ फंक्शन ऑफ और फ्रॉम वेयर स्टॉक कम्स, तो बोलेगा सर स्टॉक कम्स फ्रॉम प्रोडक्शन। फ्रॉम वेयर सप्लाई कम्स, बोलेगा सप्लाई कम्स फ्रॉम स्टॉक। ये लाइन फिर से सुनना, फ्रॉम वेयर स्टॉक कम्स, बोलेगा सर स्टॉक कम्स फ्रॉम प्रोडक्शन। फ्रॉम वेयर सप्लाई कम्स, सर जो स्टॉक करके रखा है उससे सप्लाई होता है, यानी सप्लाई कम्स फ्रॉम स्टॉक। इज इट क्लियर? अब मैं आपके सामने सेंटेंसेस पढ़ता हूं, सब लोग ध्यान देंगे। स्टॉक रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल, लेकिन ऑफर किया नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अवेलेबल है बट ऑफर किया नहीं। आगे क्या लिखा है? सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? स्टॉक क्वांटिटी है, सप्लाई भी क्वांटिटी है। स्टॉक मेरे पास है, मैं अभी बेचने को निकाला नहीं, बट सप्लाई वो क्वांटिटी है विच यू हैव ऑफर्ड फॉर सेल। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, it is clear that
stock is a source of supply. स्टॉक सोर्स है जहां से सप्लाई जाता है. स्टॉक इज अ फंड, बोलो तो रुका हुआ स्टेटिक कॉन्सेप्ट, एंड सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. नंबर 3, when market price are favorable, seller disposes of entire stock into market for sale, and at that time stock will going to be is equals to supply. क्या बोला फिर से सुनना. If I'm a producer, if I'm a seller, जो मैंने गोडाउन में माल भर के रखा है उसका मार्केट में प्राइस फेवरेबल है, अच्छा है, मेरे लिए प्रॉफिट मेकिंग है, तो मैं पूरा का पूरा स्टॉक रिलीज कर दूंगा फॉर सेल. मींस माय होल स्टॉक विल गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सप्लाई, कभी व्हेन प्राइसेस आर फेवरेबल. अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो. बट इन केस ऑफ अनफेवरेबल मार्केट प्राइस, सेलर डज नॉट ऑफर टोटल स्टॉक फॉर सेल. मान लो मैंने गोडाउन में माल भर के रखा है मार्केट में, लेकिन प्राइस अनफेवरेबल चल रहा है, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरा नुकसान हो जाएगा ज्यादा बेचूंगा तो ऐसे केस में आपका स्टॉक ग्रेटर देन होगा, एक्सेस होगा देन योर सप्लाई. सप्लाई कम होगा, स्टॉक ज्यादा होगा. क्या लिखा है? बट इन केस ऑफ अनफेवरेबल मार्केट प्राइस, सेलर डज नॉट ऑफर टोटल स्टॉक फॉर सेल. He keeps some part of stock with himself in anticipation of price raise in future. और ऐसे केस में stock will be greater than supply. Next, thus it is clear that stock exceeds supply, but supply never exceeds stock. ये perfect line है, याद रखना. हमेशा कौन किससे बड़ा रहेगा? Stock will exceed supply, but किसी भी हालात में supply will not going to exceed stock. समझ में आया लाइन? एक्सीड मतलब ज्यादा, एक्सीड मतलब ज्यादा. स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा होगा, बट सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं होगा. नाउ लास्ट पॉइंट बोलता है अगर ड्यूरेबल गुड्स है, इफ यू मींस यू आर अ प्रोड्यूसर. मैंने बोला पूरा टॉपिक पढ़ते वक्त विल ट्रीट आवरसेल्फ दैट वी आर प्रोड्यूसर. इफ आई एम अ प्रोड्यूसर एंड आई एम सप्लाइंग ड्यूरेबल गुड्स, इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, in case of durable goods, stock will always going to exceed than supply. आपको जेठालाल याद है? याद क्या याद है सर? हर कोना हर बच्चा देखता है सीरियल. सर जेठालाल का सेल ऑफिस अलग है, शोरूम अलग है, और बैक साइड में गोडाउन है. तो मतलब सर ही कैन स्टोर गुड्स. वो मार्केट में होलसेलर से जब कम रेट में मिलता रहेगा तो वो लेके गोडाउन में स्टोर कर सकता है ना. तो जो गोडाउन में रखा हुआ माल है वो स्टॉक है, जो शोरूम में बेचने के लिए रखा हुआ है वो सप्लाई है. अभी समझ में आ रहा है? मतलब स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, बट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स समझ में आता है ना? यू ऑल ऑफ यू नो पेरिशेबल गुड्स, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल. सर जिनको लंबे समय तक हम लोग नहीं रख सकते, आई एम अ सेलर, आई एम अ प्रोड्यूसर, मैं प्रोड्यूस करता हूँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, तो क्या मैं उसका दाम बढ़ने तक का इंतजार करूंगा क्या? गोडाउन में छुपा के रखूंगा क्या? नहीं भाई, रोज का प्रोडक्शन, रोज का सप्लाई, रोज का प्रोडक्शन, रोज का सप्लाई. स्टॉक नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा. When you have said रोज का प्रोडक्शन, रोज का सप्लाई, तो स्टॉक नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा. स्टॉक विल गोइंग टू बी इक्वल टू सप्लाई. जितना तुमने बनाया उतना तुम सप्लाई कर दोगे. क्या लिखा है देखो उधर, मैं पढ़ता हूं. Of course, in this possible, this is possible in case of durable goods, but in case of perishable goods like fruits, milk, meat, etc., entire stock will be offered for sale irrespective of price level in the market. इसलिए तो टमाटर कभी कभी 60 रुपए किलो बिकता है, तो कभी कभी 15 रुपए किलो बिकता है. कभी ऐसा हुआ क्या? रेफ्रिजरेटर, सर पहले 15,000 का एक रेफ्रिजरेटर मिल रहा था, आज बहुत कम मिल रहा है, 5,000 में मिल रहा है. यू कांट observe such type of difference in prices in case of durable goods. You can observe this in case of perishable goods, because we can't store perishable goods for a longer period of time. Therefore, in case of perishable goods, stock and supply will be same. In case of durable goods, stock will be greater than supply.
that's over.